हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, कई साल कबल किसी ने बड़ी खूबसूरत एक नज़म लिखी थी और उसका जो पहली लाइन थी वो ये थी कि संभल जाओ दिसंबर आ रहा है। और अब एक दफ़ा फिर हम बल्कि इस पर थोड़ा सा अमेंडमेंट के साथ हम कह रहे हैं कि अब तो संभल जाओ दिसंबर जा रहा है। 2018 के इलेक्शंस होते हैं, एक तब्दीली आती है, लेकिन आज भी 3 साल गुजरने के बाद, 3.5 साल गुजरने के बाद सवाल यह है कि तब्दीली तो आई लेकिन खुशगवार तब्दीली क्यों ना आ सकी। तो ज़रा आज के प्रोग्राम में, जो कि साल 2021 का आखिरी प्रोग्राम भी है, 31 दिसंबर, तो हम एक जायज़ा लेंगे कि तब्दीली तो आई तो खुशगवार तब्दीली क्यों नहीं आ सकी। हुकूमत ने जो अपने वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो उम्मीदें दिलाई थी, वो कारगर साबित क्यों नहीं हुई या वो पूरी क्यों नहीं कर सके, अपने अहदाफ हासिल क्यों नहीं कर सके और कौन से वो अहदाफ थे जो उन्होंने हासिल किए, क्या ऐसा हुआ। जो पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उसके साथ जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब, सीनियर डिफेंस, शब्बर जैदी साहब, इकोनॉमिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। तमाम लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शब्बर जैदी साहब, क्योंकि इकॉनमी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, महंगाई आवाम का सबसे बड़ा मसला है, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगी। मुझे एक बात ये बताएं कि कुछ दिन कबल आपका एक बयान आया कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, उसने हुकूमती सतह पर चीखें निकाल दी और फिर आपने एक यू टर्न ले लिया, आपने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सर, हुकूमत दिवालिया नहीं हुआ या वाकई आपने कुछ नहीं कहा था? देखिए, दोनों बातें आपकी, थैंक यू वेरी मच नादिया, दोनों बातें आपकी पूरी तरह ठीक नहीं है। पहली बात तो मैंने कभी यू टर्न नहीं लिया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने अपना बयान वापस लिया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बयान को आपने पूरे उसके जो पैराए में नहीं देखा, जो पूरा उसका स्पीच था उस पूरे को देखे। फिर मैंने ये कहा था, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ जो मैंने कहा था। वो यू टर्न मैंने कभी नहीं लिया। मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है और दिवालिया तकरीबन हो चुका है। मतलब ये मैं उस सेंस में नहीं कह रहा कि कोई बुराई में कह रहा हूँ। मुल्क जो है जिस हालात में आज है उसमें आगे चलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये कहना कि मैंने अपना बयान वापस लिया वो गलत है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वो सिर्फ एक आपने 5 मिनट का क्लिप चलाया था, आप उसके साथ पूरा अगर मेरा आधे घंटे का 1 घंटे का 35 मिनट का प्रेजेंटेशन था वो आप देखेंगी तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मुल्क के क्या हालात है माशी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ। अब जो आपका सवाल है कि मुल्क दिवालिया हुआ या नहीं हुआ, उसका मैं आपको बड़ा आसान सा आंसर दे देता हूँ कि किसी भी मुल्क के 2 बड़े मीज़ानिया होते हैं। एक होता है उसका फिस्कल डेफिसिट, कि वो रुपए में कितनी आमदनी कमा रहा है और कितनी खर्च कर रहा है, और एक मीज़ानिया होता है कि वो कितने डॉलर उसके पास आ रहे हैं और कितने डॉलर उसके पास से खर्च हो रहे हैं। दोनों मीज़ानिये जो पाकिस्तान के हैं वो आज के हालात में पाकिस्तान की सियासत के पास ये खूबी नहीं है कि वो इन को बराबर कर सके। तो इसको हम अपनी ज़बान में, अकाउंटिंग की ज़बान में दिवालिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ढकी की भी बात नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूँ, मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है। आप लोगों ने इसको मेरी उस ट्वीट को, जैसे मैंने कहा था कि पूरा सुने, आप लोगों ने उसको मेरा यू टर्न लिया। और दादी एक बात याद रखिएगा, मैं कभी किसी बात को वापस नहीं, मैंने लाइटर नोट में कहा था, मुझे पता है आप जैसे सीनियर इकोनॉमिस्ट, माशाल्लाह एक वसी तजुर्बा है आपका, आप उस कॉन्टेक्स्ट में ही कह रहे होंगे यकीनन। मैंने तो एक लाइटर नोट में बात की थी, अगर आपको थोड़ा सा फील हुआ तो आई अपोलोजाइज सर। नहीं वो बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ सब लोगों ने ये समझा कि मैंने बात वापस ले ली। मगर मैं ये बात, अच्छा मैं इस पे एक बात मैं आगे और ऐड कर देता हूँ कि मैं ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इस बात से 100% एग्री हूँ कि ये जो आज की पोजीशन है इसमें इस गवर्नमेंट का कसूर अगर 100 है ना तो आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तान का जो पिछला 50 साल गुजरा है आफ्टर ईस्ट पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान कभी भी माशी तौर पे समझ नहीं सका है और वो रोजाना के बुनियाद पर खराबी की तरफ जा रहा है। तो अगर ये हालात जो चल रहे हैं, अगर ये चलते रहे तो पाकिस्तान के अवाम जो है, आम आदमी जो है, वो निहायत परेशानी में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जो मैंने आप बात की थी, इसकी गूंज आपने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में सुन ली है।
कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की माशी जो इनसिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए मसला बन गई है। और अब तो आपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी भी हमने उस तरफ हम गामजन है, उसको हमने अपना नया रुख भी दिया है। नहीं, वो नया रुख दिया है, वो उसी पे दिया है जो बात मैंने की थी, उसका अगला ये समझ लें उसका अगला चैप्टर है ये। ठीक है, मैं इससे पहले कि नज़ीर लगारी साहब के पास जाऊं और जनरल नईम खालिद लोधी साहब की तरफ जाऊं, एक मुख्तसर सा एक माशी मुआवजना शबर जैदी साहब ने कहा है कि अगर 100% खराबी है तो उसमें से इस हुकूमत का रोल आटे में नमक के बराबर है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा ही आटे में नमक डाला जाता है तो पूरे आटे का टेस्ट चेंज हो जाता है। माली साल 2021 की बात करें और पिछले हुकूमत का एक मुआवजा करें, यानी 2017-2018 की अगर हम बात करें, GDP जिसको बड़ा क्लेम करती रही है हुकूमत 3.94%, जब पिछली हुकूमतें गई थी तो 5.2%। मुल्की और गैर मुल्की कर्जा 50,000 अरब यानी 290 अरब डॉलर, पहले था 29,000 यानी 869 अरब रुपए। तरसीलात ज़र जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, और ये हुकूमत उसका भी क्रेडिट लेती है, जो 2017-18 में था 20 अरब डॉलर था, और 24 अरब 27 करोड़ 3 लाख डॉलर, इसमें तो वाज़ेह इजाफा है। फिर सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे 1148 अरब रुपए और अभी 2400 अरब रुपए। करंट अकाउंट हज़ारा 19 अरब 33 करोड़ डॉलर, 7 अरब 10 करोड़ डॉलर हालिया। दरामदात 60 अरब डॉलर से जायद, अभी जो है वो 56 अरब 38 करोड़ डॉलर, यानी उसमें हमेशा डिस्करेज किया है। बरामदात 23 अरब डॉलर्स की और पहले थी, अब है 25 अरब 30 करोड़ 40 लाख डॉलर। इन्फ्लेशन, महंगाई जो सबसे बड़ा मसला है, एक आम आदमी उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, उसकी जो शरह 4.68% थी जो कि अब 11.5%। FBR रेवेन्यू जो टैक्स की मद में आप पैसा इकट्ठा करते हैं 3,842 अरब रुपए पिछले थे, यानी पिछले हुकूमत 2017-2018 सियासी हुकूमत की बात करी हूँ, और अब 32.43 अरब रुपए। इसी तरह तिजारती खसारा 37 अरब 64 करोड़ डॉलर्स में पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, जो कि अब 31 अरब 7 करोड़ 60 लाख डॉलर्स। तो एक तो ये सिंपल सा एक माशी मुआवजना था। नज़ीर लगारी साहब, माशी सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी शबर जैदी साहब कह रहे थे कि इस हुकूमत का रोल सिर्फ आटे में नमक के बराबर है, आप अग्री करते हैं इस बात से? जितनी मिकदार आटे की होती है इतनी मिकदार नमक की है, और बाकी जितनी मिकदार नमक की होती है, जितनी मिकदार आटे की होती है उतनी मिकदार नमक की है। अगर इस तरह से है तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत इतनी ही जिम्मेदार है कि आटा जो है वो नमक हो गया है पूरे का पूरा, और नमक जो है वो इतना हो गया जितना आटा डाला गया है वो अब नमक हो गया है। यानी ये है इसकी शरह। इस हुकूमत ने पूरी मईशत को तहस नहस करके रख दिया है। शबर जैदी साहब बहुत मोहतरम हैं और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, और वो इकनॉमी के बारे में ठोस इल्म भी रखते हैं, और इसी ठोस इल्म की वजह से उनको चंद महीने लगे थे, फिर इन्होंने फैसला किया था कि नहीं, ये चीज़ मेरे हाथ के संभालने की नहीं है। हालांकि वो बड़े बड़े चैलेंजेस कबूल करने वाले आदमी हैं, मैं उनके बारे में वैसे भी बहुत कुछ जानता हूँ, और जिस काम में हाथ डालते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन जिस काम में इन्होंने हाथ डाला था, अब इनके हाथ तकरीबन जलने लगे थे, तो उन्होंने कहा भाई खामोशी से अब इस जगह से निकल जाओ, वरना न तो वो रिस्पेक्ट और जो लोगों के दिलों में है वो रहेगी, और ना उसको ये संभाल पाएंगे। तो वहाँ से वापस आ गए थे। हम अब भी इनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने मैं इसको यू टर्न भी नहीं कहता हूँ, उन्होंने अपने बयान की वजाहत की, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन जिम्मेदारी का तयन करने के लिए अगर ये कहेंगे इन्होंने 3.5 साल में जो कुछ किया है, माजी की सारी हुकूमतों ने जो कुछ किया होगा वैसे ही इन्होंने कर दिया है मजमूई तौर पर। इन्होंने मईशत का ख्याल नहीं किया है, लोगों के बारे में सोचा तक नहीं है, अपनी बेस नहीं बढ़ाई। आप ये तो कर सकते थे ना कि आप समझते थे। मैं खुद गया हूँ एक दफ़ा चीन में, तो मैंने कहा कि यार राज क्या है, ये चीन ने इतना जल्दी कैसे कर लिया। 1985 में शंघाई में एक इमारत थी जो इसके बराबर थी हमारे हबीब बैंक प्लाजा की। अब शंघाई जो है वो हाई राइजेस का जंगल है, वहां पर आपको हजारों बिल्डिंग्स मिलेंगी जो कोई 80 मंजिला, कोई 70 मंजिला, कोई 100 मंजिला, ऐसी दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, ऐसी सारा शहर इस तरह से लगेगा कि एक नई तख्लीक हुई है, नए शहर की तख्लीक हुई है, इस तरह लगेगा। शंघाई पुराना शंघाई लगता ही नहीं है। अच्छा क्यों हुआ? उनने कहा जी, इन्होंने कहा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो थे, चीनी थे, उनसे कहा आप फाइनेंस लाएं। वो लाए
और उनने कहा कि आप लगाएं इसमें, हम कुछ नहीं कहते हैं, आप यहाँ आकर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट हुई, बाहर से लोग पैसा लाए। अब ये तो नजरें रख कर बैठे हुए हैं कि कोई बाहर से पैसा नजर आए उसको झपट लें और जेब में डालें और ख़त्म कर लें। और ये इन्होंने मुश्किल बनाया है पाकिस्तान में। मैं शब्बर जैदी साहब आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि जो शख्स यहाँ पर डॉलर लाएगा उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं होगी। ये मैं देख चुका हूँ इस सारी सूरत हाल, कई लोगों की मिसालें मेरे सामने हैं। आपकी स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स इस बात को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं कि कोई शख्स यहाँ डॉलर लाए, इसलिए कि डॉलर ऊपर से मॉनिटर करके आपकी तरफ रोक दिया जाता है कि अगर आपकी तरफ आ रहा है तो उसके पीछे नजरें लग जाती हैं कि कहाँ जा रहा है, अब किस तरफ को जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है। और फिर वो फालूदे वाला निकलता है, कोई पापड़ वाला निकलता है, ना फालूदे वाला है ना पापड़ वाला है। ये सारा कुछ आपके पीछे आपकी इकोनॉमी को एक इंटरनेशनल ड्राइवर जो जहां बैठा हुआ है वो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहता है। बाकी जितने भी हम लोग हैं हम उनकी ताबेदारी करने के लिए मुअय्यन किए गए हैं कि जब वो फरमान करें कि जनाब अपने मुल्क की तरक्की रोक दो तो हम रोक दें। हम इस बात पर ईमानदारी से ईमान रखते हैं कि जब हमें मुल्क की तरक्की रोकनी पड़े। ओके लगाई साहब, मैं वापस आती हूँ। सॉरी सर, मैं जरा जनरल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। जनरल साहब, इंटरनेशनल ड्राइवर की बात की नज़ीर लगारी साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी हमें जब कहा जाता है कि अपने मुल्क की तरक्की रोक दो तो हम रोक देते हैं। इसके साथ साथ फरमाइएगा कि बिगड़ाव कहाँ से आया। हम सुनते थे कि 2018 में जो हुकूमत आई है हमारे पास बेस्ट टीम है, हम बहुत बेहतर कर जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? कहा यह जाता है कि जो पहले 8 माह थे जिसमें आपने IMF के पास जाने में टाइम लिया, वहीं से बिगड़ाव शुरू हुआ। आपका क्या सर इस पे तज्जिया है? जी बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि बिल्कुल भी मईशतदान नहीं हूँ और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा बनने की। मैं जो दोनों भाइयों ने बात की है उसी में से कुछ चीजें उठाऊंगा। शब्बर जैदी साहब ने जो 2 मिजानियों का बात किया है, एक फिस्कल डेफिसिट और एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो इम्बैलेंस है, उन्हीं से पूछ लीजिएगा आपके ये जो इस वक्त दोनों में फर्क है ये पहले के मुकाबले में कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। अगर यही 2 इंडिकेटर्स हैं जो उनके मुताबिक हैं, एक तो ये जरूर उनसे पूछ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो लगाली साहब बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट एंड इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस, 2 चीजें उन्होंने बताई है ना, ठीक है। दोनों में उन्होंने कहा है कि जी ये है फर्क, लेकिन पहले के मुकाबले में ये कम है या ज्यादा है, ये आप उनसे जरूर पूछ लें। और लगाली साहब की बात में मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि चूंकि हमारी इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा ब्लैक तो नहीं मैं कहूँगा ग्रे है, ये अलग कभी बहस करेंगे कि मैं ब्लैक उसको क्यों नहीं कहता। लोगों ने पैसे मेहनत से ही कमाए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा करप्शन थी FBR में और इतना ज़्यादा वो जो टैक्स लेने का जो उनके तरीक़ेकार है इतना वो क्रूड था कि लोग उनको पैसा दे देते थे, अपना पैसा बचा लेते थे, हुकूमत के पास कुछ नहीं जाता था। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, कोई इसमें चेंज नहीं आया। तो एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ और बाकी जो है आप अंदाज़ा लगा लें। इकनॉमिक हिटमैन, मैं थोड़ी देर के लिए इंटरम सेटअप में एविएशन मिनिस्टर भी था, जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तो एविएशन भी मेरे पास थी। तो मुझे इस बात का इल्म हुआ, और ये आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एविएशन अथॉरिटी है इसके पास 36 एयरपोर्ट्स हैं, 36 है या 34 है, 2 का फर्क ऊपर नीचे हो सकता है। और जो सिर्फ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो 26 हैं या 28 हैं। तो एक एयरपोर्ट जो है वो कम अज कम पुराने ज़माने में 50 से 60 अरब रुपए का बनता था, आजकल तो 150 अरब 200 अरब की बात है, जो अभी बेनजीर बनाई तो 100 अरब से ऊपर का है। अब मुझे ये बताइए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये 14 से 16 एयरपोर्ट फालतू बनवा दिए, जिसमें कि 60 से 70 अरब रुपया फी एयरपोर्ट खर्च हुआ, और उसके ऊपर अभी आपने बंदे रखे हुए उनकी हिफाजत के लिए और घास काटने के लिए, और किसी ने नहीं पूछा कि ये आपने इधर एयरपोर्ट क्यों बनाया। और मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे और भी मसले हैं। जो इकोनॉमिक हिटमैन जो ये कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है, तो बैरूनी तो है, अंदरूनी तो पकड़ लो यार। जिन लोगों ने अंदर उनके बैरूनी के साथ साथ बात करके हमारा ये हाल किया है उनको तो पकड़ ले। तो ये बातें जो मेरे ध्यान में आती है, मैं तो मईशत को ज्यादा नहीं जानता जी। ठीक है सर, मैं बिल्कुल सही है। आपका एक सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ ब्रेक पर, ब्रेक के वापस आती हूँ, शब्बर जैदी से आपका सवाल भी करूंगी, उसके बाद फिर जरा आगे चलेंगे, मुल्क की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर भी जरा बहस करेंगे, उसके बाद मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है किस हद तक हम कामयाब रहे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, बात करते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। कहते शबर जैदी साहब, जनरल साहब ने एक सवाल छोड़ा, उन्होंने कहा कि जी जो आपने इंडिकेटर्स यहाँ पर बयान किए, तो जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसके साथ साथ आपका जो ट्रेड इम्बैलेंस है, अगर ये दो इंडिकेटर्स हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है और पहले कितना था? बिल्कुल जनरल साहब ने बिल्कुल सही सवाल किया है, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा जब 18 की पिछली गवर्नमेंट थी उससे प्रिंसिपली कम है, तो मगर वो एक्चुअल में ज्यादा है। अब आप बोलेंगे कि मैं दो मुख्तलिफ बातें कर रहा हूँ। हमारा फिस्कल डेफिसिट इसलिए ज्यादा है कि जब आप पुराने कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं तो हर साल आपका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट हर साल में ज्यादा हो जाता है, चाहे आप खर्चे वही रखें और आमदनी बढ़ाते जाएं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्जों में दे रहे हैं जो तकरीबन अब 3000 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। और उसी बुनियाद पर मैंने कहा है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी कर्जे पे नहीं कर सकता जो कि तकरीबन 25 खरब रुपए के हैं। तो फिस्कल डेफिसिट की मद में जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वो मैं समझता हूँ बराबर है जो पहले वाली गवर्नमेंट से, खराब नहीं है। दूसरी पोजीशन जो आई है आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट की, उसमें पाकिस्तान की तारीख का 72 साल 30 जून 2018 था। 30 जून 2018 से 72 साल पाकिस्तान में कभी नहीं आया जिसमें 35 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। और अगर रेमिटेंस माइनस करें तो रेमिटेंस माइनस उस वक्त 15 थी, तो 15 के बाद पाकिस्तान ने एक साल में 2018 में जब गवर्नमेंट नहीं आई थी तो 15 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट किया था। ये PMLN गवर्नमेंट की आखिरी साल था। तो जो PMLN गवर्नमेंट वाले हैं वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वो बात कोई और बात करे तो उनकी बात मान लो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात जो है वो ये है कि इस गवर्नमेंट ने आकर ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया 2019 और 20 में, और ट्रेड डेफिसिट हमारा तकरीबन पॉजिटिव में चला गया, हमारा करंट अकाउंट पॉजिटिव में चला गया। मगर उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी और 2021 और अब जो इस साल चल रहा है ये बहुत खराब साल है। इन सालों में हमारा तकरीबन नेट डेफिसिट जो है 15 बिलियन डॉलर के करीब आएगा, मगर वो 15 फिर भी वो 2018 से कम है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इन मिजानियों में गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट से बेहतर परफॉर्म किया है। मगर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दोनों मिजानिये जिस लेवल पे आज पहुंचे हुए हैं इसमें गरीब आदमी को और आम आदमी को किसी किस्म का बेनिफिट नहीं मिल सकता और लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान तबाही तक चला जाएगा। दूसरी बात जो अगर आपने सही नहीं किया इसलिए मैंने कहा है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो लगारी साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये हम जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है वो बात भी मैं कुछ हद तक इंडिविजुअल की हद तक एग्री करता हूँ, मगर कंपनीज की हद तक एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरा काम जिंदगी में फॉरेन कंपनीज को डील करना ही है। और आज तक हमने कभी किसी फॉरेन कंपनी को किसी किस्म में डिफॉल्ट नहीं किया है। फॉरेन कंपनी का कोई केस नजर आता है तो मगर मैं ये बात आपको बिल्कुल वाज़ेह करता हूँ, ये मैं बिल्कुल ये बात एग्री करता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने कोई भी करेक्शन बड़ी नहीं की है जो करनी चाहिए थी जिससे भलाई होती। अब इनका हुसूल आटे में नमक है या नमक में आटा है ये बात नहीं है, मगर हालात वही है जो पहले थे। हालात वही हैं जो पहले थे। नज़ीर लगारी साहब, मसला यहाँ पर ये है कि चले गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकी, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी, गवर्नमेंट को इससे कहीं बेहतर करना चाहिए था, गवर्नमेंट वो नहीं कर सकी। जब तर्ज हुक्मरानी दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा हो तो ऐसे में अपोजिशन का रोल मजीद वाइटल भी हो जाता है, मजीद उसका खुलकर सामने भी आना चाहिए। और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में यही एक एज है कि जहां हुकूमत गलतियां करती है अपोजिशन आके खड़ी होती है। तो यहाँ पर अपोजिशन ने क्या किया? कल हमने मिनी बजट हुआ, पास हुआ, बड़े दावे हुए कि जी हम तो इसको पास ही नहीं होने देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। हमने देखा कि अपोजिशन लीडर खुद असेंबली में मौजूद नहीं थे। हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, आसिफ अली जरदारी हो, उन्होंने पार्लियामान आने की तकलीफ भी गवारा नहीं की। तो अपोजिशन ने भी, अगर हुकूमत ने नाउमीद किया तो अपोजिशन ने तो मेरा ख्याल है उससे कहीं बढ़कर नाउमीद किया। देखें, वर्ल्ड ऑर्डर इसी को कहते हैं। वर्ल्ड ऑर्डर सबके लिए होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है उसके अंदर, और जो फरमान आता है फरमान सबके लिए होता है और सबको उसकी पैरवी करना होती है। जो खराबी मैंने बयान की थी थोड़ा सा उसको और मैं बढ़ाता हूँ। मैं जो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में ब्रसल्स में था,
मुझे वहाँ मालूम हुआ कि एक टीम आई पाकिस्तान की, टीम में वज़ीर आज़म थे, और मैं नाम नहीं लेता हूँ कौन वज़ीर आज़म थे। वो आए और उनके साथ उनकी टीम भी थी कि गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए या इंटरनेशनल सरमायाकारी के लिए लोगों को अट्रैक्ट करें। तो हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पर, अब भी बहुत अहम हैं और हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दी और हुकूमत को अगले रोज़ बताया कि जी मैंने 600 मिलियन यूरो के वादे ले लिए हैं और अब आप उनके लिए बताएं कि क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा, कैसे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे यहाँ पर आकर वो लगाएंगे और उनके लिए आप क्या क्या सहूलतें देंगे कि वो यहाँ पर पहुँचें और यहाँ पर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों की मेहनत से मैंने 600 मिलियन यूरो के वादे ले लिए हैं। अच्छा, ये रकम ज़्यादा है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक आदमी ने एफर्ट्स किए और कुछ लोगों को राज़ी किया। तो उसके बाद वज़ीर ख़जाना जो हैं वज़ीर आज़म के साथ, वो ये फरमाते हैं यार ये ठीक है, हो गया है, लेकिन इसमें बताओ कमीशन क्या रखेगा, हमारा कमीशन क्या होगा। उसने कहा कि भाई ये क्या आप कमीशन की बात कर रहे हैं, आप वो इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने आए थे, कमीशन लेने के लिए आए थे। क्यों नहीं यार आ जाएं वो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसमें हमारा कमीशन तो बताएं ना कि क्या होगा। तो उसने कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौरे हुकूमत की बात कर रहे हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कभी मैं लिखूंगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने किताबें लिखी हैं, मेरी 8-10 किताबें हैं मार्केट के अंदर। मैं वो चीजें वो जो है उन्होंने न सिर्फ ये कि उनसे कहा कि जी अब आप उनसे पूछ कर बताएं कि वो कितना हमें कमीशन देने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं घर में बैठकर दुआएं कर रहा था कि यह हुकूमत जल्द ख़त्म हो, और वो हुकूमत ख़त्म हुई तो उसने सुख का सांस लिया कि मैं बच गया हूं उन लोगों के सामने फेस करने से, और उनको सिर्फ ये बताकर मैं खामोश हो गया भाई वो हुकूमत ही तब्दील हो गई है, अब हम उन वादों पर नहीं रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल हो आपकी, ठीक है सर, तो आपका ख्याल यह है कि आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो दावा करने वाले थे कि जी हम तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। तो इस तरह के लोग तो थे आप। सर वही वाली बात है, फिर अगर हुकूमत ये कहती है कि पिछले 50 सालों में जो गंद है उसको समेटते टाइम लग जाएगा, तो शायद थोड़ा बहुत उनको फिर हमने ये मार्जिन देना होगा, ये देना होगा। ब्रेक ले लेते हैं एक और। जनरल साहब वापस आती हूँ। जब अपोजिशन की बात करी हो तो अपोजिशन जब हमारे प्रोग्राम्स में आती है तो वो कहती है हम इंतजार कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत के पर से हाथ उठा ले। तो क्या इस बदतरीन परफॉर्मेंस या महंगाई, इन्फ्लेशन इशूज, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ रखा हुआ है? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, अपोजिशन के रोल पे अभी तक नज़ीर लगानी साहब ने बात नहीं की, उसी की कंटिन्यूटी में कह रहे थे, लेकिन ऐसे माहौल में और ऐसे हालात में अपोजिशन का रोल क्या होना चाहिए? और फिर मेरी वही वाली बात कि जब हम अपोजिशन से कहते हैं तो कहते हैं कि जी हमें तो इंतजार है, जब एस्टैब्लिशमेंट इन पे से हाथ उठा लेगी फिर हम कुछ करेंगे। जी, पहली बात तो ये जो अपोजिशन और गवर्नमेंट का रोल है, साफ ज़ाहिर है कि अगर ये मिल के चलें, आपस में अच्छे ताल्लुकात हों, आपस में इखलाक से बात करें, तो शायद मुल्क की कोई भलाई हो। लेकिन चूंकि अपोजिशन का तो ये वतीरा जो मैंने देखा है, कम से कम ये है कि बस हर बात की मुखालफत करनी है। हालांकि कुछ बातें अच्छी भी होंगी और कुछ बुरी भी होंगी। बुरी बात की मुखालफत की जाए, अच्छी बात की हिमायत की जाए और कोई साथ दिया जाए, लेकिन ऐसा तो कोई इम्कान है ही नहीं। उन्होंने हर बात का जो करना है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, मैं चूँकि खुद इंटेलिजेंस में रहा नहीं, लेकिन मुझे आइडिया है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि हमेशा हर हुकूमत के सर पर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रही है, और कोई हुकूमत अगर कोई ये कहे कि जी जब हम थे तो इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी, ऐसे नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट चूँकि गवर्नमेंट का झैली इदारों में शामिल होता है, जो इदारे हैं उनके साथ ही रहते हैं। फिर एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा है, लगेगी तो बुरी सबको, कि जब बकाऊ माल मौजूद हो तो खरीदार को दोष नहीं देते। जब बकाऊ माल खिड़कियों में लगा हुआ तो खरीदार तो खरीदेगा, तो वो अपने अंदर वो किरदार पैदा करें कि वो नाकाबिले खरीद हों, चाहे वो इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों। और जब तक ये मामला ठीक नहीं होता, जब आप आगे बढ़ के, अब जब एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है कि जी वो ये नहीं कहते कि जी उनके ऊपर हाथ क्यों है, उनका असल में मसला ये कि मेरे ऊपर हाथ क्यों नहीं है। ये जब तक दूर नहीं होता, आप एस्टेब्लिशमेंट को अगर इस तरीके से चढ़ाएंगे अपने सर के ऊपर कि जी आप अपना हाथ वहां से हटाएं, आप मेरे सर पे रखें, और अपने बंदों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
और कहेंगे जी ये टेलीफोन आता है और ये आता है और वो चले जाते हैं, तो उन बंदों को पकड़ो ना भाई, जो चले जाते हैं, जो एब्सेंट हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को क्या कहते हो? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत बहुत अहम बात की है, और मेरा ख्याल है ये एक आईना है जो आपने सबको दिखाया है। शहबाज ज़ैदी साहब, थोड़ा सा आपके पॉलिटिकल एनालिसिस आपका चाहूंगी। बात तो सही है, वो पुरानी एक मिसाल है ना कि बेरी होगी तो पत्थर तो आएंगे। तो सर ये हम सियासतदान बैठकर और प्रोग्राम्स में भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी हमेशा ये कहते हैं जी देखिए ना हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो गया, हमारे बंदे हमारे फलाह को खरीद लिया। तो सब बिक रहे हैं तो खरीद रहे हैं ना। देखिए इसमें नादिया बड़ी बात जो समझने वाली बात है कि मैं हिस्ट्री में नहीं कहना चाहता, जो आज का पाकिस्तान है उसमें सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक इशू है, वो है पाकिस्तान की मईशत। क्योंकि अगर अब एस्टेब्लिशमेंट भी जिंदा नहीं रह सकती अगर पाकिस्तान की मईशत सही नहीं चलेगी, और कोई भी एस्टेब्लिशमेंट वो ये कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की मईशत खतरे में आए। उन्होंने आपको बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है पिछले हफ्ते मीटिंग में। अब सवाल ये है, जो मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था, कि जो अपोजिशन बैठी हुई है इस वक्त, क्या वो आपके ख्याल में किसी इकोनॉमिक प्लान में या उनका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है उसको हम इस काबिल समझ सकते हैं कि कोई ज़ी-शऊर आदमी या कोई समझदार आदमी उनके हाथ में वो लगामे दे सकता है जो वो चाहते हैं? तो इस चीज को तो अब आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में कभी भी वाशी निजाम की डोरियां इन लोगों के हाथ में आएंगी आज जो ऐवानों में बैठे हैं। ये मेरी बात को आप इसको किसी पैराए में समझ ये बात कहीं तय हो चुकी है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरी बात को गौर कर लीजिएगा। ये क्योंकि देखिए जब आपने जो 400 के अवान में आप बैठे हैं ना, इस बार 400 का अवान है ना, तकरीबन 370 का कौमी असेंबली है और 100 की आपकी तकरीबन सेनेट है। आपको 470 बंदों में एक भी फाइनल मिनिस्टर नहीं मिला ना अभी तक। ओके, बहुत अहम आपने बात कर दी है। इसका मतलब है ये भी मामला कहीं तय हो चुके हैं। यानी हम अगर ये कहें मेरी बात सुनिए, सर ब्रेक ले लूं, माजरत ब्रेक ले लूं, बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लूं, ब्रेक से आपके साथ बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और हम जो हमेशा से सुनते आए कि जी जमहूरियत को मौका दे, 2013 के 2008 के इलेक्शन एक 5 साल पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में मुकम्मल हुए। 2013 दूसरी एक पूरी हुकूमत मुकम्मल हुई जो कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। फिर 2018 और लेकिन नज़ीर लगारी साहब, अभी जो शहबाज ज़ैदी साहब ने बात की है कि यानी 470 के ऐवान में अगर आपको एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिल सका और कोई ऐसा आपके हाथ माइंड नहीं है कि जो इकोनॉमी को संभाल सके, तो कहीं ये तय हो गया है और आइंदा आने वाले दिनों में माशी पॉलिसीज ये पार्लियामेंट नहीं बनाएगी। बात यह है कि मैं उन लोगों में हूं जो ये समझते हैं कि सियासतदानों को, सियासी इदारों को काम करने नहीं दिया जाता। सियासतदान डीपोलिटिसाइज हुए हैं। एक बात की इजाज़त है कि करप्शन करो और कोई भी कुछ भी नहीं होगा, आप जो कुछ करना है करो, लेकिन आप कोई बुनियादी नौयत के फैसले ना करें। कोई सनती पॉलिसी न लाएं, कोई तिजारती पॉलिसी न लाएं, कोई लेबर पॉलिसी न लाएं, कोई ज़राई पॉलिसी न लाएं, इस तरह की पॉलिसियों पर काम ना करें। ये आपको लगता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दी गई, माशी हालात को संभालने नहीं होती है भाई। आपको क्या हुआ जो आपने 3 साल लगा दिए थे एक बात में कि खत लिखो, ये इस तरह से खत लिखने से क्या नतीजा आ गया? फिर आपने एक टाइम लगा दिया कि जनाब वो केस है, क्या कहते हैं, वो जो मंसूर इजाज केस लाया था और जिसके ऊपर आपने बनाया था कि जनाब ये केस जो है वो मेमो केस है, मेमो गेट केस। क्या हुआ? आपने टाइम ज़ाय किया। मैं कहता हूं टाइम ज़ाय किया। मेमो गेट निकल आया, फिर मेमो गेट का कोई यार नतीजा निकालो ना। आपने वो लाया, उसका नतीजा निकालो। पनामा का निकाला आपने, पनामा का निकाला और उसके अंदर केस किया, वो सजा हो गई, वजीर आजम हट गया, आप पैसा कितना लाए वापस? ये सारा कुछ किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला? उसके नतीजे में पाकिस्तान को इमरान खान मिला। इमरान खान ने पाकिस्तान की मैशत को तहस नहस कर दिया और बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे मतलब आप ये कह रहे हैं लगारी साहब, इसका मतलब मैं आपकी बात से ये लूं कि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, किसी के पास वो फ्रीडम नहीं होती कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ड्राइव करे या उसको आगे लेकर चले या उसको बनाए। दोनों चीजें हैं। एक, इनके अंदर अहलियत नहीं है
ये इनके अंदर अहलियत होती है, ये अपनी सियासी रिट को बरकरार रखते, अपने सियासी होने को बरकरार रखते, ये उस सारे खेल के अंदर हिस्सा बन गए। और दूसरी तरफ ये होती है कि जनाब ऐसी ऐसी चीजें खड़ी हो जाती हैं जिसके में हुकूमत को काम करने का मौका ही नहीं मिलता है। एक तरफ चले हुकूमत को काम करने का मौका नहीं मिलता, यानी एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत को काम करने ही नहीं देती। तो जनरल साहब जरा आप इस पे अपना इनपुट दीजिएगा। तो फिर तो ये वो वाली बात है कि आपने हुकूमत तो दे दी, आपने समंदर में तो डाल दिया, आप तैरो, लेकिन उसके हाथ पैर बांध दिए। अगर मैं नजीर लगारी साहब की बातों को बिल्कुल एज इट इज आपको कोट करूं, लगारी साहब को उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का नाम तो नहीं लिया। मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। सर फिर किसको कह रहे हैं कि काम नहीं करने दिया गया? आप उनसे पूछें। नजीर लगानी साहब ले ले, वरना ये बाहर मेरे कांधों पे आ जाएगा। वो क्लियरली कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट ही काम अच्छा ताकि मैं भी समझूं। लगारी साहब आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कहीं और मजबूर है, कोई और जो है ड्राइव करता है, फिर यहां पर ये ड्राइव होते हैं। हमारे पास अल्लाह हम समझ लें कि हम एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है जो आपके बारे में अपने इदारों के जरिए में डिक्टेशन चलाती है। कल वो कहती है, वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट आपके गला आकर पकड़ लेती है और कह देती है कि आप अपनी तनख्वाहें बंद कर दें, पेंशन बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें, हम वहां फंसे हुए हों। अभी बात क्लियर हो गई है। गारी साहब जो कह रहे हैं उसमें एक सच्चाई है। वो ये बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसे मुल्क जो हम जैसे जो किसी न किसी जुमरे में कमजोरी में होते हैं, उनको बाहर से कुछ डिक्टेट किया जा सकता है। और ये लेकिन बात वो भी मान रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि अंदर ही के लोग होते हैं जो उनकी कठपुतली बनते हैं। और काश के कोई ऐसा शख्स आए कि ऐसे अंदर के लोगों को पकड़ ले और इनका हाल पूरे अवाम के सामने वो कर दे ताकि आइंदा किसी को ये जरूरत ना हो। लेकिन मैं इतना नहीं समझता जैसे लगारी साहब का ख्याल है कि टोटल हम अनएबल हैं और कुछ भी नहीं कर सकते और बिल्कुल बेबस हैं। मेरा ख्याल कुछ ना कुछ तो हम करते रहते हैं, कहीं कहीं हमें पकड़ लिया जाता है, कहीं हम छूट जाते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। ये चीज फॉरेन पॉलिसी में भी है, ये चीज डिफेंस पॉलिसी में भी हो सकती है, ये चीज इकोनॉमिक पॉलिसी में भी हो सकती है। तो वो मैंने क्लियर कर दिया कि और वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि जिस तरफ आप इशारा कर रही है वो बात ठीक है, वो बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, नज़ीर लगारी साहब, शहबाज जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात मुख्य है कि बहरहाल साल 2021 गुजरने जा रहा है, गुजर ही गया है। अब जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा हुकूमत के लिए। और कहा यही जा रहा है कि अपनी इन्हीं गवर्नेंस और इन्हीं अपनी कमज़ोर माशी पॉलिसीज़ की वजह से KPK में भी हमने रिजल्ट देखा और PTI अपनी मकबूलियत हो रही है। लेकिन क्या 2022 में एक कम बैक होगा, अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? अगर हम हुकूमती वादों और बातों पर यकीन कर लें तो ऐसा शायद होगा। लेकिन ये बात हम 2018 से कबल भी सुन चुके थे, 2021 में भी सुन रहे हैं। लेकिन इन दुआओं के साथ कि अल्लाह करे कि अब वो वादे कम से कम पूरे हो जाएं और आवाम को कुछ रिलीफ मिले और आवाम को रिलीफ मिलने के साथ साथ मुल्क की सिमत बेहतर तरीके से गामजन हो आगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिम में से कोई चाह सकता।